तो स्वागत है आपका अपना चैनल GK9 मैथ में। आज हम लोग क्लास 10 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि 1 पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। तो चलिए हम देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट इसमें पहला पार्ट से देखेंगे और 15 पार्ट तक फार्मूला देखेंगे। तो चलिए, इसमें पहला जो पार्ट है ये है आपका वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, और ये मेरा कोचिंग का नाम है यूनिक ट्यूटोरियल पकड़ी बाजार। ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, रियल नंबर। इसमें देखिए फार्मूला पूरा जानेंगे 1 पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर हिंदी में इसको बोले तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद से सी बराबर डी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा फार्मूला एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा का होता है, एचसीएफ होता है। और एचसीएफ बराबर का होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा एलसीएम होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद से ए प्लस बी का होल क्यू का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी होता है। शांत आवर्ती के लिए सूत्र क्या होता है? पी बटा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m होता है। उसके बाद से चलिए यहाँ पे दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। ठीक है ना। ये पहला चैप्टर का फार्मूला था। अब दूसरा चैप्टर का फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या दिया है। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। चर बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। 3x प्लस 4 2x माइनस 4। ABCD का जितना भी अक्षर होता है वो चर होता है। ठीक है ना। तो ABCD का अक्षर वाला चर बहुपद हो जाएगा, जो कि 1 2 के साथ लगा होता है। अचर बहुपद जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं लगा होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया है 2 माइनस 5 √3 etc। बहुपद के प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है ना। पहला है आपका रैखिक बहुपद, जिसका घात यानी चर राशि पर जिसका घात कितना होता है? 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके लिए सूत्र होता है ax प्लस बी, जैसे 3x माइनस 1। देखिए x के ऊपर जब कुछ नहीं दिया है तो इसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है ना। 5x प्लस 2, इसका भी पावर कितना है? 1 है, इसलिए यह क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। इसके साथ x का x y z ABCD का कोई भी अक्षर लगा होना चाहिए। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 हो, यानी चर राशि पर कितना घात होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप यानी इसका फार्मूला ax स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजकल टू का होता है 0 होता है, और a डज नॉट 0 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद, जिसका घात 3 हो, मतलब चर राशि पर घात कितना हो? 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और a डज नॉट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो इसके लिए फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। मूलों तथा शून्यकों का योग आपसे अगर पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। उसके बाद से मूलों तथा शून्यकों का गुणनफल अगर पूछ देगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए। अब यहाँ पे आगे फार्मूला देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद से यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे विवेचक या विविक्तर सूत्र क्या है? विवेचक या विविक्तर सूत्र का होता है डी बराबर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। विवेचक या विविक्तर सूत्र को डी से सूचित किया जाता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तीसरा पाठ का फॉर्मूला।
ठीक है ना। कौन सा? तीसरा पाठ का फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये तीसरा चैप्टर है क्लास 10 का। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण के बारे में। ठीक है ना, तो आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पे a1/a2 डॉज नॉट b1/b2, इसको ग्राफीय निरूपण में क्या कहेंगे? तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं। बीजगणितीय निरूपण में क्या कहेंगे? केवल एक हल या इसको अद्वितीय हल कहेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कौन सी रेखाएं होगी ग्राफीय निरूपण में? तो समपाती रेखाएं होगी। कौन सी रेखा? समपाती रेखा होगी। चलिए आगे ध्यान देते हैं। उसके बाद से बीजगणितीय निरूपण में इसको क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। और इसमें लास्ट वाला देखिए a1/a2 = b1/b2 डॉज नॉट c1/c2, इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे ग्राफीय निरूपण में। अब बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा? कोई हल नहीं। उसके बाद से यहाँ पे आगे देखते हैं। चलिए तीसरा हो गया। थोड़ा सा इसमें जो PDF बना है इधर उधर बना है, तीसरा तक हम बता दिए। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से तीसरा के बाद इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा चैप्टर हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चौथा देखिए क्या दिया है यहाँ पे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप यहाँ पे ax² + bx + c = 0, ए डॉज नॉट 0 होता है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण बराबर का होगा -b + -√d/2a होता है। और अभी आपको बताएं विवेचक या विविक्तर सूत्र d = b² - 4ac होता है। यदि d < 0 तब द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। अगर यहाँ पे d = 0 है तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। पांचवा चैप्टर आ जाइए, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। AP का पूरा नाम क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब यहाँ पे प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है, सर्वांतर को D से सूचित किया जाता है, वा पद को N से सूचित किया जाता है। सर्वांतर यानी D निकालने के लिए सूत्र का होता है A2 - A1 A3 - A2, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है, तीसरा पद में से हम लोग का घटाएंगे दूसरा पद, ऐसे घटा के सर्वांतर निकाला जाता है। उसके बाद से समांतर श्रेणी का गुणनफल का सूत्र का होता है, तो an = a + n - 1d होता है। समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए सूत्र का होता है Sn = n/2, 2a + n - 1d होता है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर करके ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी का पद का सूत्र का होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d। जब सर्वांतर और प्रथम पद दे दिया रहता है तो कहेगा 4 पद निकालिए, 3 पद निकालिए, तो यही सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे Sn = n/2 a + l, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, तो यही सूत्र का प्रयोग करते हैं n/2 प्रथम प्लस अंतिम पद, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए यहाँ पे आगे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिभुज, ट्रायंगल्स के बारे में। त्रिभुज किसे कहेंगे? तो 3 भुजाओं से घिरे हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज हुआ उसका कोण कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो समपूरक कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या इसको शीर्षलंब, या इसको शॉर्ट भाषा में बोलेंगे 1/2 BH, क्या होगा? BH। उसके बाद से दूसरा त्रिभुज का परिमाप a + b + c, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी S = a + b + c/2 होता है। थेल्स प्रमेय का सूत्र का होता है यहाँ पे AD/dB = AE/AC। समरूप का ये
सिंबल है, सर्वांगसम का ये सिंबल है, उसके बाद से कोण का ये सिंबल है, उसके बाद से लंब का ये सिंबल है, समांतर का ये सिंबल है। दो त्रिभुजों की माध्यिकाएं उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। उसके बाद से दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप उनकी संगत भुजाओं के समानुपाती होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो त्रिभुज समरूप हैं वे क्या कहलाएंगे? समानुकोणिक कहलाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका 6। अब 7वां चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। 7वां चैप्टर देखेंगे। आ जाइए इधर। हाँ, यहाँ पे देखिए 7वां चैप्टर क्या है आपका, इसको देख लेते हैं। देखिए, नियामक ज्यामिति, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ठीक है ना। यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मध्य बिंदु या नियामक सूत्र का होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के केंद्रक निकालने के लिए सूत्र का होता है, यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है ना। x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। उसके बाद से भुज और कोटि ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आता है? भुज आता है, उसके बाद से कोटि, ठीक है ना। जैसे 4, 6 दिया है तो इसमें भुज और कोटि क्या है? तो भुज बराबर 4 हो जाएगा, कोटि बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद से थोड़ा ऊपर इसको लेके चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। चलिए, यहाँ पे विभाजन सूत्र जानेंगे। m1 x2 प्लस, देखिए यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसके बाद से m1 कमा करके लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2। कोष्ट में लिखेंगे x1, फिर कोष्ट में y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, 0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो y, 0 होता है। चतुर्थांश के बारे में जान लेंगे। ये आपका चतुर्थांश है। इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, इसको चतुर्थ पद। प्रथम पद प्लस प्लस में होता है, प्लस कमा प्लस में होता है। द्वितीय पद माइनस कमा प्लस में होता है। उसके बाद से तृतीय पद माइनस कमा माइनस में होता है। चतुर्थ पद प्लस कमा माइनस में होता है। ये 100% गारंटी है कि इसमें से एगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर ही जरूर पूछता है चतुर्थांश से, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको देख लेंगे। चलिए, आ गया यहाँ पे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में ध्यान दीजिए। त्रिकोणमिति यानी जिसको इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, त्रिकोणमिति को त्रि मतलब का होता है 3 होता है, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। 3 कोण माप होता है। अगर इंग्लिश में इसको भी 3 भागों में ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3 होता है, गोनो मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब मेजर, 3 साइड मेजर। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियाँ होती है? तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ये आपका कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम जो होता है सेक थीटा होता है। टेन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है कॉट थीटा होता है। बस इसी को आपको क्या करना है? पलट देना है। तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, लंब चलाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए कर्ण बट्टा का हुआ है लंब। कॉस थीटा बराबर यानी आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसका व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। तो कर्ण बट्टा का होगा आधार, यानी कर्ण ऊपर चला गया है और आधार नीचे चला आया है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे
टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको पलट देंगे कॉट थीटा, ठीक है ना। तो आधार बटा लंब। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला है याद करने का ट्रिक, लाल बटा काका आ काका बटा यहाँ पे लाल। तो लाल बटा काका आ काका बटा लाल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ध्यान दीजिए एल से लंब होगा, एल से का होगा लंब, यहाँ पे देखिए एल से लंब आ के से कर्ण, तो लंब बटा का होगा कर्ण होगा, लंब बटा का होगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ए से आधार, तो लंब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो ए से आधार आ के से कर्ण, लास्ट वाला एल से लंब ए से आधार, तो लंब बट्टा आधार, ठीक है ना। अब इसी को पलट दिया गया है, तो काका बट्टा लंब हुआ है, तो कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद से यहाँ पे देखिए के और ए दिया है, के सॉरी यहाँ पे लाल बट्टा काका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा आपका ए से का होगा आधार, ठीक है ना। तो कर्ण बट्टा का हो जाएगा आधार, उसके बाद से आधार यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बट्टा एल यानी आधार बट्टा लंब, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अब, लंब बटा आधार, आधार बट्टा लंब, यानी त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती है। इसको याद रखने के लिए लाल बट्टा काका, काका बट्टा लाल, इसी को मतलब ऐसे याद रखेंगे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके आगे इधर फॉर्मूला मिलेगा आपको 8वीं चैप्टर का, ठीक है ना। ये सब 8वीं चैप्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए ये इसमें आपको क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंब को वास्तविक में इसका नाम क्या होता है, लंब का परपेंडिकुलर होता है। इसको पी से लंब माइनस में होता है, लंब किस में होता है माइनस में। उसके बाद से आधार, आधार को बी यानी बेस कहते हैं। वो जो लाल बटा काका, काका बटा लाल जो आपको बताया गया है, ये याद करने के लिए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ याद करने के लिए होता है, लेकिन वास्तविक नाम इसका क्या होता है। तो यहाँ पे है लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, जो माइनस में होता है इसको हम पी से सूचित करते हैं। आधार को यानी बेस कहते हैं, ये भी माइनस में होता है, इसको बी से सूचित करते हैं। हाइपोटेनियस यानी एच से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये प्लस में होता है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होता है, और तीनों मिला के 180 डिग्री का होता है। तो कोण भी बराबर यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए इसका वास्तविक नाम जानेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण, तो इसको हम कहेंगे पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टा कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कोण बी बट्टा एच हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार पी बाई बी हो जाएगा। उसके बाद से कॉसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा कोण बट्टा लंब एच बट्टा पी होगा। उसके बाद से सेक थीटा कोण बट्टा आधार एच बट्टा बी होगा। कॉट थीटा आधार बट्टा लंब बी बट्टा पी होगा, ठीक है ना। अब इसको भी याद करने का ट्रिक 2 गो है, ठीक है ना। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, पंडित को पी लिखेंगे, बद्री को बी लिखेंगे, प्रसाद को पी लिखेंगे, हर को एच लिखेंगे, और हर को एच आ बम को बी, यानी पी बटा एच बी बटा एच पी बटा बी। ये 3 गो याद रहेगा ना, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो इसका व्युत्क्रम में यहाँ पे निकाल के इसको यहीं पे उलाट देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ गए, आगे देखिए। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों का व्युत्क्रम रूप, साइन थीटा का व्युत्क्रम का होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा का 1 बटा साइन थीटा और कॉस थीटा का 1 बटा सेक थीटा का 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 बटा टेन थीटा का 1 बटा कॉट थीटा। और यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय सूत्र जानते हैं, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कोण को h से, लंब को p से, आधार को b से सूचित किया जाता है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे डायरेक्टली लंब निकालना है तो कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा आधार स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोण बराबर रूट में अगर देखा जाए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, एच बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब बराबर रूट में क्या हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, पी बराबर रूट में क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर रूट में कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर का होता है 1, उसके बाद से कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का होता है सेक स्क्वायर ए। उसके बाद से यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। उसके बाद से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसके बाद से अगला फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, कॉट ए बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ठीक है ना। ये सारा फार्मूला है और ये फाइनल एग्जाम के लिए यानी जड़ी बूटी की तरह काम करने वाला है। ये अगर आप पूरा फार्मूला कर जाते हैं तो समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आगे जो दिया है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री वही चैप्टर है। ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कट थीटा, कट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता है सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये तो सब आपको मालूम ही होगा ये सारा फार्मूला। ठीक है ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab एक ही में का है। उसके बाद से ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, फिर कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बराबर करके है, इसी का फार्मूला है होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर का होता है ए माइनस बी, फिर कोष्ट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आई माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू सॉरी इसी में का है ऐसे करके ए माइनस बी के क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब चलिए त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो चलिए इसका टेबल देख लेते हैं। टेबल का वीडियो आप ट्रिक वाला नहीं देखे हैं तो हमारे ही चैनल GK9 मैथ में डाला गया है, जो कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कि इसको कैसे निकाला जाता है। उसको आप देख सकते हैं और देखकर मतलब ऐसे मतलब उसमें आपको बताया गया कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे और देखकर उसमें आप ज़रूर याद कर लेंगे और इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा बराबर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री।
यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1, टैन 60 डिग्री का मान √3, टैन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है ना। कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0, सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। ये था 8वीं चैप्टर का फार्मूला। अब चलिए 9वीं चैप्टर का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ये जो है आपका कोण बताया जा रहा है, वस्तु दृष्टि रेखा जब नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है ना। जब आधार, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आधार और कोण ज्ञात करना होता है तो हम कह लेते हैं cos थीटा बराबर b/h, यानी आधार बट्टा कोण। जब कोण और लंब ज्ञात करना होता है तो साइन थीटा बराबर p/h, यानी लंब बट्टा कोण लेते हैं। जब लंब और आधार ज्ञात करना होता है tan थीटा p/h, यानी लंब बट्टा आधार लेते हैं। या cot थीटा बराबर b/p, आधार बट्टा लंब का प्रयोग किया जाता है। ये इसके बारे में तो आपको बताइए किए हैं, ठीक है ना। यानी ये थीटा के द्वारा ये मतलब लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, लेकिन कोण नहीं बदलता है, ठीक है ना। जैसे थीटा ए पर बनेगा तो जहाँ थीटा बनेगा वहीं आधार, और सामने वाली भुजा लंब हो जाती है तो लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा, लेकिन कोण नहीं बदलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये 9वां पाठ था। आगे देखेंगे इधर 9 के बाद इधर मिलेगा आपको फार्मूला, ठीक है ना। देखिए 10वां चैप्टर है वृत्त यानी सर्कल। वृत्त जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त किसे कहते हैं, किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई गोल आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त का व्यास निकालना हो तो क्या होगा, d बराबर 2r, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, व्यास बट्टा 2 होता है, ठीक है ना। उसके बाद से अर्धवृत्त का परिमाप πr+2r होता है। पाई का मान इसमें 22/7 और 22/7 का मान 3.14 होता है। वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। 11 पाठ जो है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शंस, जिसकी फार्मूला नहीं होती है, ठीक है ना, यानी नहीं होगा इसमें। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है ना। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का होता है थीटा बटा 360 गुणे πr²। वृत्त के बृहद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² माइनस थीटा बटा 360 गुणे πr²। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही है फार्मूला, थीटा बटा 360 πr²। फिर आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुणे 2πr। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुणे πr²। ये था मतलब 12वीं पाठ का फार्मूला, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए 13वीं पाठ का फार्मूला देखते हैं। इसमें क्या दिया है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए इसमें सारा फार्मूला देख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा स्क्वायर, इसको ए से सूचित करते हैं तो a² होगा। वर्ग का परिमाप का होता है 4a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको कहेंगे l गुणे b।
आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 1/b, त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, घन का आयतन का होता है भुजा क्यू, इसको ए क्यू भी कहते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घनाभ का आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई l गुणे b गुणे h। उसके बाद से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πrl, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू एल प्लस आर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², बेलन का आयतन πr²h, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र L बराबर का होगा √r² प्लस h² होता है। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए L² बराबर का होगा h² प्लस r², h आपका का हो जाएगा ऊंचाई, r आपका का हो जाएगा यानी त्रिज्या होता है, L आपका का हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, फार्मूला जो था तीसरा पाठ का छूटा हुआ था, इसको देख लेते हैं। अभिष्ट भिन्न का होता है x/y होता है। व्रजगुणन विधि निकालने के लिए सूत्र x/b1 c2 माइनस b2 c1y बराबर लिखेंगे y/c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। इसको याद रखने के लिए x/bc 12 माइनस bc 21 बराबर y/ca 12 माइनस ca 21 याद रखेंगे, 1/AB 12 माइनस AB 21 याद रखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म यानी रैखिक समीकरण का एक उदाहरण दिया गया है x + y बराबर 10। अज्ञात राशियों को क्या मानते हैं, x और y मान लेते हैं। दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय, धारा के अनुकूल चाल बराबर का होगा तैराकी गति प्लस धारा की गति, धारा के प्रतिकूल गति बराबर तैराकी गति माइनस धारा की गति। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे इधर देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना, इतना फार्मूला हो गया। अब हम लोग फार्मूला देखने वाले हैं 14 पाठ का सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है ना, सांख्यिकी के बारे में। माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य को x बार से सूचित किया जाता है, या फिर माध्य बराबर होता है यहाँ पे सिग्मा fx बटा सिग्मा f। 3 माध्यक बराबर का होगा बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक बराबर का होगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक को MO से सूचित किया जाता है। बहुलक यानी F1 को क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। FO को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व के वर्ग की बारंबारता कहते हैं। F2 को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता कहते हैं। और H को क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। बहुलक को MO से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2 F1 माइनस FO माइनस F2 गुणे H होता है। अब आगे जो फार्मूला इसको देख लेते हैं, माध्यक का फार्मूला देखेंगे। ठीक है ना, माध्यक को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। L आपका माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। कुल बारंबारता N आपका क्या होता है, कुल बारंबारता। F आपका माध्यक वर्ग की बारंबारता। H वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप जिससे बराबर मापते हैं। और CF माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की कम प्रकार का संचयी बारंबारता होता है। माध्यक को M से सूचित किया जाता है। M बराबर का होता है L प्लस N/2 माइनस यह बटा F गुणे H होता है। वर्ग चिन्ह बराबर का होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। परिसर बराबर का होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट चैप्टर है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रायिकता को P से सूचित करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। पासा में कुल संख्या कितना होता है, 6 गो होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद से यहाँ पे ताश में 52 पत्तों में 4 इक्का होता है, 4 बादशाह होता है, 4 बेगम, 4 गुलाम, 4 दहला होते हैं। कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, 3 + 3 + 3 + 3 यानी 12
बिना फेस वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है 52 - 12 यानी 40। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है तो 0। P प्लस P नहीं बराबर 1 अर्थात P प्लस P और उसके बाद से P के ऊपर का रहेगा एक रेखा रहेगा तो उसको नहीं पढ़ते हैं बराबर 1 होता है। उसके बाद से यहाँ पे P बराबर 1 - P डैश होता है, P डैश बराबर 1 - P होता है। उसके बाद से इसमें लाल कार्डों की संख्या 26 होती है। कितनी 26 याद रखिएगा, लाल कार्डों की संख्या कितनी होती है तो 26 होती है। ये पूरा फॉर्मूला एक पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक हम बता दिए हैं। जो भी विद्यार्थी अभी मतलब फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं पूरा पाठ का तो हमारे वीडियो को देखकर पूरा फार्मूला देख सकते हैं, याद कर सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम में अपना अच्छा से अच्छा मैथ में स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट से लेकर पूरा 15 पार्ट तक फार्मूला है, ठीक है ना, जो कि इसमें कहीं भी एक भी फार्मूला नहीं छूटा हुआ है और इसमें किसी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि हम खुद अपने हाथ से बनाए इस फार्मूला को, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।